हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं। अब उसके सिंपल डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है जो वेरी वेरी सिंपल है। ओके, तो इसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट। इसी को ये फाइंड द डीसी भी लिख सकता है या अवकल गुणांक भी हिंदी में लिख सकता है। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है। ये जो WRT जो देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है विद रेस्पेक्ट टू। इसका हिंदी अर्थ होता है के सापेक्ष। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डिफरेंशिएट होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चीज़ें वैरी करती हैं। तो वहाँ रहेगा विद रेस्पेक्ट टू, और टाइम को अगर हम स्मॉल t कर दें तो स्मॉल t हो जाएगा। और जैसे ही कहेगा विद रेस्पेक्ट टू x तो समझेंगे कि मेरा ऑपरेटर है d/dx। क्या मैंने बोला यहाँ पर? एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला कि इस कंडीशन में जो ऑपरेटर होता है, इसमें एक वर्ड बोलेंगे ऑपरेटर। तो अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो मेरा ऑपरेटर होगा ये होगा d और अपॉन में dx होगा। अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते तो ऑपरेटर होता d/dt। ओके, इस तरह से ये मूव करता। और अगर ये थीटा के रेस्पेक्ट में होता तो मेरा ऑपरेटर होता d/dθ। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेटर को d से भी डिनोट किया जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे बुक में एक कैपिटल D सिंबल दिखेगा, उसे ये कहेगा ऑपरेटर, और कहेगा कि उसकी जो वैल्यू है वो d/dx होगा। तो ये हो गया मेरा ऑपरेटर। जो ऑपरेटर होगा वही हम अप्लाई करते। कैसे आप बोलते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड? तो जैसे ही हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो समझेंगे कि ऑपरेटर दोनों साइड में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम जिस फंक्शन को भी, इतने सारे फंक्शन दिया होगा और ये वेरी वेरी सिंपल है, तो कोई एक को पहले हम सेलेक्ट करते हैं। तो कोई एक को हम सेलेक्ट करते हैं। तो और जिसे भी मुझे डिफरेंशिएट करना रहेगा उसे जनरली मैथमेटिक्स में उसे हम y मानते हैं। अब कहेंगे कि y क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है इंडिया में कि इनपुट को x और आउटपुट को y ऐसे बनाने की ट्रेडिशन है। इसलिए जिस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना होगा उसे हम y पहले मान लेंगे। तो क्या करेंगे? एज ए यूजुअल लेट और
y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर। क्या होगा? e टू द पावर x स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, शॉर्ट में WRT लिख लेंगे हम। इसका मीनिंग क्या हुआ? विद रेस्पेक्ट टू, हिंदी में क्या अर्थ हुआ? के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अब है कि ये बात कहां से मुझे मालूम चल रही है, तो यहां लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। अगर वहां t लिखता तो हम भी लिखते डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। जैसे ही ये काम करेंगे दोनों साइड में हम ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेटर यहां मेरा क्या होगा? d अपॉन dx होगा, यानी दोनों साइड में d अपॉन dx, और यहां पर है y, और इधर हो जाएगा d अपॉन dx, और ये हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर। ओके, अब आप देखेंगे इससे रिलेटेड एक फॉर्मूले को हम देखेंगे जिसको मुझे यूज करना है। ओके, तो जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं उसको हैशटैग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं कि d अपॉन dx और e टू द पावर x इज इक्वल टू, तो हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, जहां पर स्मॉल e क्या है? एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि स्मॉल e एक अपरिमेय संख्या है और उसकी वैल्यू 2.71 होता है, 2.71। ये प्रीवियस क्लासेज में हमने आपको बताया था। तो ये जो e टू दी पावर x देख रहे हैं, और e टू दी पावर x का डीसी e टू दी पावर x होता है, इसका टर्म्स कंडीशन देखिए। टर्म्स कंडीशन इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। जब e टू दी पावर x का डीसी e टू दी पावर x होता है तो ये दोनों एक जैसा होता है। और इस क्वेश्चन में आप चेक करिए तो देखिए d के बाद कितना है, तो d के बाद x, e का पावर कितना है? x स्क्वायर। नहीं है दोनों एक जैसा, तो इसे हम चेन रूल से सेट करेंगे। अब चेन रूल क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि चेन रूल होता क्या है, उसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली इसको हमने हैशटैग किया और ये हो गया आपका dy और अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, d अपॉन, बताइए यहाँ क्या रख दें ताकि इसकी तरह बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ अगर x स्क्वायर रख दें dx स्क्वायर, और फिर ये हो गया e टू दी पावर x स्क्वायर, और एक स्टेप और यहाँ लिख रहे हैं हम dx स्क्वायर और अपॉन में dx लिख रहे हैं। अब ये लाइन ही सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इसकी समझ हम डेवलप कर लेते हैं तो इसके और जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है dx स्क्वायर, और इसे रिमूव करने के लिए सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करेंगे नहीं,
बट दोनों कैंसिल हो सकता है। ये ठीक इस कॉन्सेप्ट पर रन करता है कि कहीं हमने लिखा a अपॉन b और किसी ने इसे ऐसे सजा दिया a अपॉन लैम्डा और लैम्डा अपॉन b। आप बताइए क्या ऐसे सजा सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा। क्या होगा? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, तो फिर क्या बचेगा? a अपॉन b। तो आप समझिए यही कंसेप्ट जो है ना वो चेन रूल में रन करता है। आप देखेंगे कि ये दोनों ऐसे डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिलीट हो जाएगा ऐसे, तो फिर a अपॉन b आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से कर सकते हैं इसमें। ओके, अब इसी चीज को आप जो है वहां पर देखिए। तो यहां देखिए dx² और ये dx² कैंसिल हो जाएगा और फिर अपने पूर्व वाली स्थिति में आ जाएगा। अब है कि ऐसा करते क्यों है, ऐसा हम क्यों करते हैं, मुझे क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि हम ऐसा करते हैं? तो इसका कारण देखिए, ये जो हैशटैग हमने किया है कि e⁴x का dc मतलब कि डिफरेंशिएशन अवकलन, e⁴x का e⁴x ही होता है। ऐसे हम लर्न नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को, उसके साथ उसके टर्म्स कंडीशन पर भी पैनी नजर रखेंगे। टर्म्स कंडीशन क्या है? d के बाद में देखिए, d के बाद में एक बॉक्स बना हुआ है और e का पावर, तो ये पावर और ये d के बाद ये दोनों क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। यहां देखते हैं d के बाद क्या है, तो आप बोलेंगे कि x है। यहां पावर में क्या है, तो आप बोलेंगे कि x² है। तो आप बताइए कि x और x² आइडेंटिकल तो नहीं है, एक जैसा तो नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज नहीं किए। तब हमने यहां बदलाव करने के लिए सोचा, यहीं पर चेंज होता है, यहां चेंज नहीं करते क्योंकि वहां कर भी नहीं पाएंगे। तो यहां हमने क्या किया कि इस x के बदले x² रख दिया। अब हम ये दोनों को एक जैसा कर दिए और इस चीज को हमने एक्स्ट्रा लाया इसमें, तो इसे पुनः डिलीट करने के लिए इसका एक फ्रेंड यहाँ पर एंटी में रखते हैं। ये डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में रखते हैं, एंटी वाला जो होता है, क्योंकि उससे उसकी कैंसिलेशन बनती है। और ये dx यहाँ हमने लिख दिया। अब कहेंगे कि यहाँ रुक क्यों गए, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसे डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो जब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे तो इधर है dy अपॉन dx। अच्छा, e⁴x का e⁴x होता है और x का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो x² कर रहा है। हो गया। और फिर वहाँ x² है तो x² का dc हम लिख रहे हैं 2x लिख रहे हैं। x² का क्या लिख रहे हैं? 2x लिख रहे हैं। फिर आप जो हैशटैग कर रहे हैं कभी, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में कि d अपॉन dx एंड x⁴m, ऐसा dc फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कितना होता है? n इंटू x⁴n माइनस 1 होता है, जहां पर n जो होता है, यहाँ पर n जो है परिमेय संख्या होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि n बिलोंग्स टू q जो है आपको दिखेगा। इसका टर्म्स कंडीशन चेक करते हैं। d के बाद में क्या है? x है। तो देखिए d के बाद में
और इसका बेस, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल का पावर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट बोलते हैं। तो d के बाद में और इसका आधार एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर d के बाद में x है और इसका आधार कितना है? x है, एक जैसा है, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो गया। और फाइनली अगर हम आंसर की बात करें तो हम उसे ऐसे सजाकर dy अपॉन में dx एंड इट विल बी ऐसे हम लिख सकते हैं dy बाई जो dx है ये बताता है dc ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो आप देख रहे हैं इसे आप ऐसे भी देखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कि dc ऑफ y और विद रेस्पेक्ट टू x, dc ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि y का dc निकाल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया और यही आपका आंसर होगा। अब है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन एज ए यूजुअल, फिर उसे y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू e का पावर -3x। फिर क्या करेंगे? हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। जैसे ही ये हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx, d अपॉन dx और e टू द पावर माइनस में 3x, ऐसे लिखा हुआ है। अब फिर देखिए, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए d के बाद में x है और इसका पावर क्या है? -3x है, एक जैसा नहीं है। तो अब हम बार बार उस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, हम सेट कर रहे हैं d अपॉन d -3x और यहाँ है e टू दी पावर -3x, फिर हो जाएगा d और माइनस में 3x और अपॉन में हो गया dx। अब e का पावर -3x का e का पावर -3x ही हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि -3 कांस्टेंट है, तो -3 को बाहर कर देंगे और x का dc 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। x का dc 1 कैसे होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो -3 और e टू दी पावर -3x हो गया। सेकंड को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे थर्ड वाले को। थर्ड में, तो थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है y इज इक्वल टू, y सब में लेट कर लेना है और यहाँ पर है रूट cot x है, e टू दी पावर रूट cot x है। अब इसे फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx और e टू दी पावर रूट में cot x। लैंग्वेज आप लिख देंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर d के बाद में कितना है, तो d के बाद में है x और e का पावर कितना है, रूट में cot x है। तो दोनों एक जैसा नहीं है तो एक जैसा ही से करेंगे, तो d अपॉन d और ये हो जाएगा रूट में cot x और e
टू दी पावर रूट में cot x, फिर लिखेंगे d रूट में cot x और अपॉन में d, रूट के अंदर क्या है cot x है तो लिखेंगे cot x, और फिर इसका तीसरा स्टेप भी होगा d cot x और अपॉन में dx। यहां भी चेन रूल यूज हो रहा है। तो अब देखेंगे कि ये 3 स्टेप में गया, पहले 2 ही स्टेप में था, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये 2 स्टेप में नहीं होगा, ये 3 स्टेप भी हो सकता है, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, ये स्टेप्स की संख्या जो है बढ़ सकती है, घट सकती है। तो यहां पर जब हमने आया तो ऐसे किया, तो यहां पर आया। अब है कि यहां हमने dx क्यों नहीं लिख दिया, यहीं पर dx क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि जब हम रूट x का dc जब आप पढ़ेंगे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, तो देखेंगे कि रूट के अंदर पूछेंगे कि रूट के अंदर क्या है, तो आप बोलेंगे cot x है, तो जो रूट के अंदर रहेगा वही यहां दिखना चाहिए, इसलिए वैसे लिखा। फिर इसे रिमूव करने के लिए यहां सेटिंग किया, और यहां ये सही है, cot के बाद और d के बाद 1 होना चाहिए। अब e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, 1 हो गया, रूट x का 1 बाई रूट x हो गया, cot x का हो जाएगा माइनस में cosec स्क्वायर x हो गया। अब इसे हम सजा देंगे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x और e टू दी पावर रूट में cot x और अपॉन 2 और रूट cot x हो गया। अब इसे चाहें अगर और सिंप्लीफाई करना, तो हम cosec को डाउन में लाएंगे, 1 बाई साइन करेंगे, cot को cos बाई साइन करेंगे, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया, थर्ड वाले डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक 4th नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 4th नंबर। उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हैशटैग करके फिर एक फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं, जिसे आप देखेंगे d अपॉन dx और रूट x। इसका dc हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कोरिलेट है, तो ये देखेंगे 2 रूट x होता है, क्या होता है रूट x का dc 2 रूट x होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। टर्म्स कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट के लिए, रूट x के लिए खासकर ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ये एक्चुअल सब्सिडियरी फॉर्मूला था, आप देखेंगे किसी लेक्चर वीडियो में है ये डिस्कशन। d के बाद में क्या है x, रूट के अंदर में क्या है d के बाद में क्या है x है, रूट के अंदर में क्या है x है, मतलब कि ये दोनों एक जैसा है। तो जब ये दोनों एक जैसा रहेगा तब रूट x का dc 1 अपॉन 2 रूट x होता है। रूट x का कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वही रूट x का dc देखिए यहाँ यूज हुआ 1 अपॉन 2 रूट, और x का रोल कौन प्ले कर रहा है, रोल प्ले, तो रोल प्ले किया है cot x, तो यहाँ cot x है, और cot x ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और e का पावर x का e का पावर x होता है। x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो रूट cot x कर रहा है। ओके,
तो आपके लिए 4th नंबर ड्यूज रहा। आप इसे स्वयं करेंगे और बताएंगे कि इसका डीसी कितना ऑब्टेन किया आपने। ओके, तो ये अभी हम लोग डीसी के इनिशियल स्टेज में हैं। अभी हम लोग बेसिक सिंपल क्वेश्चनों को अभी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही करके हम जो है हाई लेवल तक मूव करेंगे। ओके।